A very warm welcome to all of you. My name is Atul Dhiman and welcome to this Abhipedia platform powered by Abhimanyu IAS. और आज जो है हम लोग इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल जो कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है हमारे ईपीएफओ एग्ज़ाम का, और लगभग 2017 के टाइम पे 15 क्वेश्चंस आए थे। और इसमें जो है हम लोग बात करेंगे सिलेक्शन सीरीज एमसीक्यू सेट 1। सो कौन कौन से इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस हैं जो आ सकते हैं, और एक किस तरीके से फ्रेमवर्क तैयार होगा हमें फॉर सॉल्विंग द एमसीक्यू, वो हम लोग इस सीरीज के अंदर बात करेंगे थ्रू वेरियस सेट्स। ओके, नाउ देखिए 15 क्वेश्चन आए थे 2017 के टाइम पे ईपीएफओ के एग्जाम में, और इसमें जो है टॉपिक वाइज हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि 1857 का रिवोल्ट हो गया, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल हो गया जिसमें वील बी टॉकिंग अबाउट फॉर्मेशन ऑफ एसोसिएशंस, बहुत सारी एसोसिएशंस बनी थी आईएनसी के बनने से पहले, स्टैब्लिशमेंट ऑफ आईएनसी, एक्सट्रीमिज्म के ऊपर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, एक्ट ऑफ 1909, so this we are going to talk about. Then Gandhi and his thought, ये एक ऐसा टॉपिक है जो लास्ट टाइम इतना ज़्यादा पूछा नहीं गया था ईपीएफओ के एग्ज़ाम में, तो ये पॉसिबली है कि इस बार ईपीएफओ के एग्ज़ाम में ये टॉपिक अच्छे से पूछा जाएगा। उसके बाद गांधीयन टेक्निक्स है मास मोबिलाइजेशन की, उसके बाद रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ कैसे हुई, लेफ्ट विंग जिसे कहते हैं नेशनल मूवमेंट के अंदर जो लेफ्ट का राइज हुआ उसकी बात करेंगे, आईएनए की बात करेंगे, एंड अल्टीमेटली वील बी टॉकिंग अबाउट ऑल सेपरेटिस्ट टेंडेंसी जैसे कि मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन, हिंदू महासभा। सो ये सारे टॉपिक्स हैं जिसको हम लोग पढ़ेंगे और प्रॉपरली इनको देखेंगे कैसे कैसे सवाल पूछे गए हैं और आगे पूछे जा सकते हैं, और कैसे हम लोग किस तरीके से जो एलिमिनेशन टेक्निक है, एलिमिनेशन टेक्निक को लॉजिकली हम लोग यूज़ कर सकते हैं और इन क्वेश्चंस को सॉल्व करके। और आप जो है इफ़ यू ऑलरेडी हैव गॉन थ्रू द इंडियन फ्रीडम मूवमेंट की किताबें पढ़ ली हैं आपने, सो व्हाट बेस्ट आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू टू यू जस्ट रिवाइज दोज बुक्स, वो पर्टिकुलर टॉपिक, और जब भी एमसीक्यू सीरीज हमारी आएगी उसके हिसाब से आप फिर अपनी दोबारा रिवीजन कर सकते हैं। यू कैन चेक योर स्टेटस, कितना आपका अभी आपने तैयारी की हुई है थ्रू द एमसीक्यूज, जो भी एमसीक्यूज यहाँ पे पूछे जाएंगे। और इन एमसीक्यूज में बेसिकली पीवाईक्यूज भी मैं इंक्लूड करूँगा, सिविल सर्विसेज हो गए, यूपीएससी के जितने भी एग्जाम्स हैं उस हिसाब से हम लोग सारी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड करेंगे, ताकि हमारा जो फ्रेमवर्क बने सॉल्विंग द क्वेश्चन दैट डायरेक्टली डराइविंग फ्रॉम दी यूपीएससी, सिविल सर्विसेज या कोई भी प्रीवियस क्वेश्चंस के बेसिस पे बने। अंडरस्टूड? तो लेट्स बिगिन विद दी फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, मतलब कौन सा गलत है अबाउट द रिवोल्ट ऑफ 1857। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि गलत चीज बतानी है इसमें। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है, द रिवोल्ट वॉज मैरिड बाय द कम्युनल राइट्स, मतलब कि रिवोल्ट जो है उसकी शुरुआत ही कैसे हुई, कम्युनल राइट से हुई। ओके, there was a complete cooperation between Hindu Muslims at all the levels, लोगों के बीच में था, सिपाहियों के बीच में था, और लीडर्स के बीच में भी कंप्लीट कोऑपरेशन था। लेट्स सी व्हाट हैपेंस इसके रिलेटेड। सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स इन एवरी कैंटोनमेंट फॉलोड अ सिमिलर पैटर्न, मतलब जो हर कैंटोनमेंट में जो जैसे ही म्यूटनी होना शुरू हुई, तो वो जो आग का सीक्वेंस था ना, वो जो रिवोल्ट का सीक्वेंस था, वो हर सीक्वेंस, हर इवेंट एक के बाद सेम फॉलो किया जा रहा था हर कैंटोनमेंट एरिया में। एंड जो लास्ट स्टेटमेंट है दैट इज रिबेल्स एक्नॉलेज्ड बहादुर शाह जफर एज द एम्परर। ठीक है, सो इस क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे कि कौन सा गलत स्टेटमेंट है। तो लेट्स फाइंड इट आउट कि कौन सी सही स्टेटमेंट हमें लग रही है। तो रिबेल ने एक्नॉलेज कर दिया था जफर साहब को टू बी द एम्परर। सिंपल सी चीज़ है यार कि जो बेसिकली 11th मई को क्या हुआ, 11th मई को 1857, 11th मई 1857 को सिपॉइज जो थे वो अपने मेरठ से चलना शुरू हो गए थे, मेरठ से उन्होंने म्यूटनी शुरू कर दी, एंड दे स्टार्टेड रीचिंग टू दी दिल्ली। दिल्ली में पहुंचे वो, दिल्ली में पहुंचे 11th मई को, तो म्यूटनी लगभग 10th मई को शुरू हो चुकी थी। अब होता क्या है कि जैसे वो पहुंचे, रमज़ान का टाइम था, रमज़ान का महीना चल रहा था, और हमारे जो बहादुर शाह जफ़र थे उन्होंने बेसिकली प्रेयर वेयर करके बैठे हुए थे वो। तो एकदम से जब सिपॉइज एंटर किए विदाउट फॉलोइंग अ प्रोटोकॉल कि किस तरीके से एंटर करना है, तो जफ़र साहब को समझ आ गया कि जी कुछ पंगा हो रहा है,
और यहाँ पे मैं पीछे नहीं हट सकता, अगर कोई भी पॉइंट है मुझे स्टेप लेना पड़ेगा। तो सिपॉइज ने जफ़र साहब को बोला कि जी ऐसा ऐसा हम लोग करके आ चुके हैं और नाउ वी वांट योर सपोर्ट। तो जफ़र साहब के पास कोई ऑप्शन नहीं था एंड उन्होंने बोला कि मेरी ब्लेसिंग्स आपके साथ है और मैं आपका लीडर बनने के लिए तैयार हूँ। तो ये तो पहली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरी स्टेटमेंट ये थी कि सीक्वेंस ऑफ इवेंट हर कैंटोनमेंट में सिमिलर पैटर्न बिल्कुल फॉलो किया जा रहा था, क्योंकि देखिए जितने भी कैंटोनमेंट बोर्ड्स थे वहाँ पे सबसे पहले सिपॉइज जो थे वो रिबेल कर रहे थे, आर्म्स एंड एम्यूनेशंस को वो लूट रहे थे। उसके बाद उन्होंने वाइट जो अथॉरिटीज़ थी उनको एक तरीके से कोशिश किया कि उनको हार्म पहुंचाया जाए। उनके जो पब्लिक ऑफिसेस थे उनको तोड़ा फोड़ा गया। फिर साथ ही साथ पब्लिक जो थी, जनरल पब्लिक, उन सोल्जर्स के साथ मिल गई। तो यही पैटर्न जो था हर एरिया में फॉलो किया जा रहा था। सो दिस क्वेश्चन, दिस पॉइंट इज ऑल्सो राइट, दिस इज ऑल्सो राइट। नाउ देर वॉज अ कंप्लीट कोऑपरेशन। अब देखिए 1857 का रिवोल्ट जो है वो माना ही इसीलिए जाता है, फेमस यूनिक उसकी बात यही है कि कॉपरेशन बिटवीन हिंदू और मुस्लिम एक टॉप लेवल की थी। और इस मूवमेंट को होने के बाद ब्रिटिशर्स को भी रियलाइज़ हो चुका था कि अगर हिंदू और मुस्लिम साथ में मिल जाते हैं तो हम जो है हमारा जो डोमिनेंस है इंडिया के ऊपर वो प्रैक्टिकली पॉसिबल हो ही नहीं पाएगी। सो इसी मूवमेंट के बाद हुआ था ऐसा कि ब्रिटिशर्स ने डिसाइडेड कि नाउ वी आर गोइंग टू लॉन्च आवर अल्टीमेट पॉलिसी टू रूल ओवर इंडिया, दैट इज़ डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। तो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी यहीं से प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट की गई थी। अंडरस्टूड। अब देखिए रिवोल्ट वाज मैरिड बाय कम्युनल राइट्स बिल्कुल गलत हो गया, क्योंकि ये जो स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट गलत है रिवोल्ट के बारे में। कम्युनल राइट्स नहीं हुए थे बल्कि कम्युनल हार्मनी हुई थी, कम्युनल हार्मनी। दोनों कम्युनिटीज़ के बीच में बहुत अच्छा खासा तगड़ा कंपटीशन था, कोऑपरेशन था। कोऑपरेशन इसलिए था क्योंकि दोनों के सेंटिमेंट्स जो थे, चाहे रिलीजियस हो, कल्चरल हो, एडमिनिस्ट्रेटिव हो, दोनों के सेंटिमेंट्स जो थे वो ब्रिटिशर्स ने, दोनों कम्युनिटी के सेंटिमेंट्स ब्रिटिशर्स ने कहीं ना कहीं इफेक्ट किए हुए थे। अंडरस्टूड। सो इसीलिए अब देखिए ये वाली जो स्टेटमेंट है ना, ये वाली स्टेटमेंट इस स्टेटमेंट के एकदम कॉन्ट्राडिक्टरी है। तो दोनों में से एक ही स्टेटमेंट जो होगी वो हमारा आंसर होने वाली है। तो अगर हमें इस स्टेटमेंट के बारे में क्लैरिटी थी तो ये स्टेटमेंट ऑटोमेटिकली गलत हो जाती है, इसीलिए आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज ए। ठीक है, ये आंसर जो है ए होना चाहिए। क्लियर हो गया? ओके। नाउ नेक्स्ट अगेन एक और क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली के अंदर जो था बहादुर शाह वॉज द नॉमिनल हेड, और जो रियल कमांड जो थी वो वक्त खान जो थे उनके अंडर में थी, जनरल वक्त खान थे उनके अंडर थे। ये स्टेटमेंट भी बहुत हद तक सही मानी जाती है, क्योंकि आप देखेंगे तो बहादुर शाह जफर वॉज एक तरीके से सिर्फ एक सिंबॉलिक लीडर थे। ही वॉज सिंबॉलिक इन द सेंस कि एक काम चलाऊ लीडर थे, इनकी एज हो चुकी थी, ही वॉज इन नो मूड टू स्टार्ट अ रिबेलियन। बट वो तो बेसिकली प्रोटेस्ट, जो सोल्जर्स थे, जो सिपॉइज थे, उन्होंने इनको पकड़ लिया, बोला कि जी करना तो पड़ेगा। तो बहादुर शाह जफर के पास ऑप्शन भी नहीं था, अदरवाइज ये कभी भी इस तरीके से रिवोल्ट करने के मूड में नहीं थे। तो इनके अंडर जो जनरल वक्त खान थे उन्होंने पूरी की पूरी दिल्ली की कमांड संभाली हुई थी फौज की। ठीक है। अब उसके बाद क्या है, अरा जो है वो बिहार बिहार में पड़ता है। तो बिहार में बेसिकली बोला जा रहा है कि रानी लक्ष्मीबाई जो है उन्होंने लीडरशिप एज्यूम की थी सिपॉइज की। लेट्स चेक, बट दिस इज़ अ वेरी सिंपल स्टेटमेंट टू अंडरस्टैंड कि ये गलत स्टेटमेंट है। रानी लक्ष्मीबाई हर बच्चे को पता है कि कहाँ पे इन्होंने कमांड किया था। ठीक है। ओके। तो लखनऊ, इन लखनऊ रिवोल्ट वॉज लेड बाय बेगम हजरत महल। तो लखनऊ में हजरत महल जो थी वो रिवोल्ट को लेड कर रही थी। तो लेट्स चेक वेदर कौन सा इसका आंसर सही है और कौन सा गलत है। तो हमें आंसर सही बताना है। तो देख लेते हैं। देखिए पहली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, कोई डाउट नहीं है, फैक्चुअल क्वेश्चन है, हमें लीडर्स तो याद रखने ही पड़ेंगे। ठीक है। उसके बाद तीसरी स्टेटमेंट भी सही है, लखनऊ जो था उसमें हज़रत महल ने लीड किया था। इनके जो हस्बैंड थे वाजिद अली शाह, इनके हस्बैंड का नाम क्या था, वाजिद अली शाह। तो वाजिद जो थे वाजिद अली शाह जो थे उनको बेसिकली ब्रिटिशर्स ने बोला था कि अब जो है आप नवाब के सॉरी अवध के नवाब नहीं रहेंगे, अवध के नवाब नहीं रहेंगे। ठीक है। आपकी जगह अब आपका जो बेटा है वो एक तरीके से एक काम चलाऊ नवाब बना देंगे, लेकिन नाउ यू आर नो मोर अवध नवाब। तो इस तरीके से जब हुआ तो इनको जो है हटा दिया गया, और फिर
ये पूरा जो सेंटिमेंट्स था लोगों का, इनकी वाइफ का, इनके परिवार का, उसको लीड किया इन द फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट इन दी लखनऊ रिवोल्ट में। ठीक है, तो तीसरा भी बिल्कुल सही है, तो पहला और तीसरा तो बिल्कुल सही होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा कोई ऑप्शन है जिसमें 1 2 3 हो? 1 2 3 कहीं पर भी नहीं है, तो इसका मतलब यह है कि फर्स्ट एंड थ्री तो होना ही चाहिए, और 1 2 3 ऑप्शन है नहीं, तो दैट मीन्स कि दूसरा जो है वो गलत है। ठीक है, क्योंकि 1 और 3 तो होना ही चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है, 1 एंड 3 ही है। तो अरा में रानी लक्ष्मीबाई तो बिल्कुल नहीं थी, कौन थे वो हम लोग बात कर लेते हैं। अंडरस्टूड। अब देखिए, तो ये है फुल फ्लेज लीडर्स के नाम, यहाँ से आप पूरे लीडर्स पढ़ सकते हैं, इससे ऊपर नहीं आने वाला सवाल, और आएगा भी तो आप एलिमिनेशन कर सकते हैं। बैरकपुर में मंगल पांडे लीड कर रहे थे। ठीक है, दिल्ली में बहादुर शाह थे, बट वक्त खान जो थे, इन्होंने पूरी फौज की कमांड संभाली हुई थी। दिल्ली के अंदर और भी थे, हकीम एहसानुल्लाह जो कि चीफ एडवाइज़र थे बहादुर शाह जफ़र टू के। ठीक है, लखनऊ में हमारी बेगम हज़रत महल थे, जो कि जिनका बेटा था बिरजिस कादर। तो बिरजिस कादर जो था, इतनी इनकी उम्र नहीं थी, ये एक तरीके से बहुत छोटे इनकी उम्र थी। और बिरजिस कादर इनके बेटे थे, आगे अहमदुल्ला आ गया एडवाइज़र टू एक्स नवाब ऑफ अवध। तो नवाब ऑफ अवध जो थे वाजिद अली थे, मैंने आपको बता दिया, जिनको हटा दिया था अवध के पूरी पोजीशन से। ठीक है, और उसके बाद है कानपुर। तो कानपुर में वी हैव नाना साहेब, राव साहेब नेफ्यू ऑफ नाना साहेब, तात्या टोपे बहुत फेमस पर्सनालिटी, अजीमुल्ला खान जो एडवाइज़र थे नाना साहेब के। तो ये आपने याद रखना है, कानपुर में कौन थे? नाना साहेब थे, और नाना साहेब को सपोर्ट करने के लिए कौन आए थे? तात्या टोपे जो थे वो सपोर्टर थे। उसके बाद झांसी, झांसी में कौन थी? रानी लक्ष्मी बाई जो हैं, वो झांसी में अपना कमान संभाल रही थी। अंडरस्टूड। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं बिहार। बिहार में कौन थे? कुंवर सिंह थे। बिहार में कौन थे? सॉरी, बिहार में कौन थे? कुंवर सिंह थे, अमर सिंह थे। कुंवर सिंह तो आपने याद रखना है, बिहार में ये वही जगह है अरा। तो अरा में कौन थे? कुंवर सिंह थे, याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद इलाहाबाद एंड बनारस में मौलवी अली थे। फैज़ाबाद में अहमदुल्ला थे, बहुत इंपॉर्टेंट है मौलवी अहमदुल्ला। थीम्स में काफ़ी इनके बारे में एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, थीम्स मॉडर्न हिस्ट्री में, ही डिक्लेयर द रिवोल्ट एज जिहाद अगेंस्ट द इंग्लिश मैन के अगेंस्ट उन्होंने जिहाद भी डिक्लेयर कर दिया था मौलवी अहमदुल्ला ने। ठीक है, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आते हैं फारुखाबाद। फारुखाबाद में कौन थे? फारुखाबाद में हमारे पास तुफजल हसन खान थे। तुफजल हसन खान थे। ओके, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आते हैं बीजापुर, बिजनौर में। बिजनौर में मोहम्मद खान थे, मोहम्मद खान। ठीक है, और उसके बाद वी हैव some other people also, for example we have मुरादाबाद में अब्दुल अली खान, बरेली में बी से बहादुर खान हो गए, मंदसौर में फिरोज शाह हो गए, ग्वालियर कानपुर में इन्होंने तात्या तोपे ने कमान संभाली हुई थी, और असम में याद रखिएगा कंडा परेश्वर सिंह एंड मनीरमा दत्ता एंड कंडा परेश्वर सिंह। तो ये आपने याद रखना है। ठीक है, एक चीज़ और याद रखिएगा कि फैज़ाबाद में जो है हमारा, जो फैज़ाबाद है, इसमें जो मौलवी अहमदुल्ला थे, इनको क्या कहा जाता था? डंका शाह भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? डंका शाह। ठीक है, डंका शाह। क्योंकि जब भी ये कहीं पर भी जाते थे ना, तो इनके आगे पीछे जो थे अच्छे खासे, बेसिकली एक पालकी में जाते थे, जहाँ पे ड्रम बीटर्स होते थे इनके सामने, और लोगों से ये अर्ज करते थे कि आप जो है आइए सामने और रिबेल कीजिए, रिवोल्ट कीजिए अगेंस्ट द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। ठीक है, तो हमने ये क्वेश्चन भी देख लिया। हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन to have escaped from to the jungle of central India and continue to fight a guerrilla war against Britishers during the 1857 revolt? ठीक है, ये क्वेश्चन भी सिंपल है, प्रीवियस ईयर में कहीं ना कहीं पूछा गया हुआ है। तो इसका आंसर है तात्या टोपे। तात्या टोपे एक ऐसे एक वॉरियर थे जिन्होंने एंड तक हार नहीं मानी, और वो जो है सेंट्रल इंडिया के जंगलों में गुरिल्ला वॉरफेयर अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स करते ही रहे। वो तो किसी ने कॉन्स्पिरेसी इनके अगेंस्ट कर दी, इस वजह से ये पकड़े गए थे। तो इनका पूरा नाम था रामचंद्रा पांडुरंग टोपे।
ठीक है, तात्या टोपे भी कहा जाता था। और ये सेंट्रल इंडिया के जंगल में चले गए और वहाँ पे ये अपने लेवल पे लड़ते रहे और अल्टीमेटली कैप्चर्ड, ट्राइड एंड किल्ड इन 1859 में। 1859 में इनको मार दिया गया ब्रिटिश अथॉरिटीज़ के द्वारा। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा जो सवाल है दैट इज़ द एजुकेटेड मिडिल क्लास इन इंडिया। द एजुकेटेड मिडिल क्लास इन इंडिया ने क्या किया था 1857 के रिवोल्ट के अंदर। उन्होंने अपोज किया कि ये जो रिवोल्ट है 1857 का ये बिल्कुल गलत है, नहीं होना चाहिए रिवोल्ट बाय द इंडियन पीपल, या उन्होंने सपोर्ट किया। ठीक है, अब इन दो स्टेटमेंट से एक ही स्टेटमेंट ठीक हो सकती है। या फिर वो रिमेन न्यूट्रल रहे टू द रिवोल्ट ऑफ 1857, या फॉट अगेंस्ट द नेटिव रूलर्स के अगेंस्ट वो लड़े। तो इसका जो आंसर है वो हम लोग देख लेते हैं, इसका आंसर क्या है, लेट्स टॉक अबाउट। सो मिडिल क्लास जो लोग थे इंडिया में 1857 से पहले, देवर इन सपोर्टर, या कहीं ना कहीं ये बोल सकते हैं कि ब्रिटिशर्स जो हैं वो एक अच्छा काम कर रहे हैं इंडिया के अंदर। उनका ये थॉट था एजुकेटेड मिडिल क्लास का। क्यों? क्योंकि देखिए जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें लेकर आए थे, जैसे साइंटिफिक डेवलपमेंट, कहीं ना कहीं साइंटिफिक डेवलपमेंट, इंग्लिश एजुकेशन जो था उसको प्रमोट किया जा रहा था। आपने देखा होगा बेंटेक, बेंटेक जो है उन्होंने अपने इंग्लिश एजुकेशन एक्ट के थ्रू इंग्लिश को मीडियम ऑफ एजुकेशन बना दिया था। उसके बाद वेस्टर्न एजुकेशन को प्रमोट किया जा रहा था। उसके बाद सती प्रथा जो है, जो कि एक तरीके से उस टाइम पे ठीक मानी जाती थी, लेकिन जो एजुकेटेड मिडिल क्लास लोग थे वो इसको एक ऐसा चीज इनह्यूमन प्रैक्टिस मानते थे, विच इज़ राइट। तो एजुकेटेड मिडिल क्लास लोग तो खुश थे ब्रिटिशर्स के इस स्टेप को उठा के कि सती प्रथा जो है इसको ख़त्म कर दिया जाए। उसके बाद विडो रीमैरिज, तो विडो रीमैरिज जो है उसको भी इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है, उसके बाद और भी कई सारे एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिटिकल चेंजेस ब्रिटिशर्स लेकर आए थे। तो कहीं ना कहीं एजुकेटेड मिडिल क्लास जो थी वो बोलती थी कि अगर अंग्रेज़ इधर रहना चालू कर गया और इसने अपना काफ़ी टाइम तक रखना अपने आप को इधर रखा, तो अल्टीमेटली हमारा साइंटिफिक डेवलपमेंट होगा, और साइंटिफिक डेवलपमेंट से ही हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, इनफैक्ट जो हमारे राम मोहन रॉय थे, राजा राम मोहन रॉय, उन्होंने तो ये भी बोला था कि ब्रिटिशर्स को जो है इसको इंडिया को एज अ परमानेंट घर बना लेना चाहिए। ठीक है, इंडिया को परमानेंट घर बना लेना चाहिए, राम मोहन रॉय ने ऐसा भी कहा था। ठीक है, सो मिडिल क्लास जो एजुकेटेड इंडियंस थे उन्होंने कुछ भी सपोर्ट नहीं किया था 1857 के रिवोल्ट में। उन्होंने दे रिमेन न्यूट्रल। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। क्लियर? अब उसके बाद हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं एक और सवाल की, जिसमें बोला गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट अप्लाई, ठीक है, टू द सिस्टम ऑफ सब्सिडरी अलायंस इंट्रोड्यूस बाय द लॉर्ड वेलेस्ली। तो लॉर्ड वेलेस्ली ने जो सब्सिडरी अलायंस लेकर आए थे, जिसमें क्या क्या चीज़ें बोली हुई थी। देखिए, सब्सिडरी अलायंस जो लॉर्ड वेलेस्ली लेकर आए थे उसमें सबसे पहली चीज़ तो ये है कि ये लेकर कब आए थे, तो ये लेकर आए थे 1798 के टाइम पे, 1798 के टाइम पे। और जितने भी लोग जो हैं प्रिंसली स्टेट्स इस सब्सिडरी अलायंस के अंदर आएंगे उनको जो है कुछ चीज़ें माननी पड़ेंगी। और पहली चीज़ उसमें ये थी कि ब्रिटिशर्स जो होंगे, ब्रिटिशर्स की तरफ से एक एग्रीमेंट किया गया जिसमें बोला गया कि ब्रिटिशर्स जो हैं दे विल प्रिपेयर इंश्योर कि आपकी जो इंटरनल और एक्सटर्नल जो थ्रेट होंगे प्रिंसली स्टेट्स के, वो बेसिकली हम लोग हैंडल करेंगे। मतलब आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, चाहे इंटरनल कोई थ्रेट हो जाए या एक्सटर्नल थ्रेट हो जाए, नो प्रॉब्लम इन दैट। दूसरा जो ब्रिटिशर्स ने बोला हुआ है कि हमारा जो कंटिजेंट होगा, ठीक है, आर्मी कंटिजेंट जो होगा, वो कंटिजेंट जो है वो आपको रखना पड़ेगा। कंटिजेंट कहाँ पे रखना पड़ेगा? उस प्रिंसली स्टेट के अंदर रखना पड़ेगा, स्टेशन रखना पड़ेगा। ठीक है, अब इस कंटिजेंट का जो भी एक्सपेंसेस होंगे, वॉट एवर द एक्सपेंसेस आर देयर, वो आपको बेयर करने पड़ेंगे। ठीक है, ये कंटिजेंट को जितना भी इसकी सैलरी है, रहना खाना जितना भी है, वो सारा प्रिंसली स्टेट ही देगा। और एंड में ये बोला गया कि इस पूरे के पूरे एग्रीमेंट के अंदर ये बोला गया कि अब आपको क्या करना पड़ेगा, आप अगर कभी भी किसी के साथ भी कोई भी एग्रीमेंट करेंगे किसी भी दूसरे रूलर के साथ, तो या फिर आप कोई भी वॉरफेयर में एंगेज करेंगे खुद को, तो आपको जो है हमसे अल्टीमेट परमिशन लेनी पड़ेगी, अल्टीमेट पूछना पड़ेगा।
ठीक है, तो सब्सिडरी अलायंस के अंदर ये सारी चीज़ें थी। अब ये क्वेश्चन सिविल सर्विसेज में आ चुका है, और इस क्वेश्चन में थोड़ी सी ऐसी चीज़ें हैं जो शायद बुक में, स्टैंडर्ड बुक में नहीं होंगी, लेकिन फिर भी हम लोग कहीं ना कहीं एलिमिनेशन का यूज़ कर सकते हैं। कैसे? अब देखिए, सबसे पहली बात है टू मेंटेन अ लार्ज स्टैंडिंग आर्मी एट अदर्स एक्सपेंसेस। बिल्कुल बिल्कुल, ये स्टेटमेंट जो है 100% सही है। क्यों सही है ये स्टेटमेंट? क्योंकि देखिए, स्टैंडिंग आर्मी जो है वो ब्रिटिशर्स ने मेंटेन रखनी है दूसरे के खर्चे पे। कैसे? क्योंकि वो जो है प्रिंसली स्टेट को बोल देंगे कि हमारा कंटीजेंट यहाँ पे रहेगा, तो यहाँ पे पूरा का पूरा जो खर्चा होगा वो कौन उठाएगा? प्रिंसली स्टेट वाले उठाएंगे। अब आपको लग रहा होगा कि यार कितना ज़्यादा खर्चा आता होगा, ज़्यादा तो खर्चा नहीं आता होगा, लेकिन ये बेसिकली एक्सपीरियंस देखा गया कि जो प्रिंसली स्टेट्स थे उनको अपनी ज़मीनें तक बेचनी पड़ती थी, डेप्थ में चले जाते थे, इतना खर्चा इतनी स्टैंडिंग आर्मी का आता था, जो कंटीजेंट उनके एरिया में स्टेशन होता था, तो खर्चा बहुत आता था। इसी वजह से प्रिंसली स्टेट अल्टीमेटली डेप्थ में चले जाते थे, बिल्ड अपनी लैंड को बेचना पड़ता था। तो ये तो बिल्कुल सही है कि उन्होंने मेंटेन करनी थी। उसके बाद दूसरा जो इसका पॉइंट है दैट इज़ टू स्टैब्लिश द ब्रिटिश पैरामाउंटेंसी। बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है कि ब्रिटिशर्स ने सिंपल थॉट था कि हमें जो है अपना कंट्रोल पूरे के पूरे इंडिया पे रखना है, चाहे वो डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, लेकिन कंट्रोल पूरा रखना है। दो स्टेटमेंट ठीक हो गई। उसके बाद तीसरा जो है टू सिक्योर अ फिक्स्ड इनकम, टू सिक्योर अ फिक्स्ड इनकम फॉर द कंपनी। देखिए, फिक्स्ड इनकम फॉर द कंपनी, ये स्टेटमेंट ना एक तरीके से गलत लग रही है। क्यों? क्योंकि ये जो फिक्स्ड इनकम का कॉन्सेप्ट आया था ये परमानेंट कमीशन, परमानेंट सेटलमेंट के टाइम पे हुआ था। परमानेंट सेटलमेंट में ये पूरी की पूरी स्टेटमेंट सेम टू सेम यूज़ की गई थी। परमानेंट सेटलमेंट में क्या होता था? ये बेसिकली ब्रिटिशर्स का लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट था। ठीक है, लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट था, जिसके बेसिस पे ब्रिटिशर्स ने एजेंट्स अपॉइंट करके रखे हुए थे अपने। एजेंट्स कौन से? वो एजेंट्स जिनको हम लोग कहते थे जमींदार। ठीक है, तो जमींदार को अपॉइंट किया हुआ था कि आपने क्या करना है, आपने नीचे से किसानों से, मतलब फार्मर से आपने पैसे इकट्ठे करने हैं, और हमारे को एक फिक्स्ड इनकम दे देनी है। मतलब हमारे को क्या दे देना है? फिक्स्ड इनकम दे देना है। करेक्ट। तो ये जो फिक्स्ड इनकम का कॉन्सेप्ट था, ये सब्सिडरी अलायंस में कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ, चाहे आप स्टैंडर्ड बुक्स में लिख लीजिए, आप एडवांस बुक्स में लिख देख लीजिए, तो दिस स्टेटमेंट इज कम्प्लीटली रॉन्ग। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट अगर हमारे को ये पता भी नहीं होती कि टू कीप इंडिया सेफ फ्रॉम द नेपोलियन डेंजर, ये कहीं ना कहीं उस टाइम पे नेपोलियन का डेंजर तो था, फ्रेंच का एग्रेशन तो था ब्रिटिशर्स की टेरिटरी पे, तो ये कहीं ना कहीं अगर इतना याद होता तो ये तो स्टेटमेंट हमें लग रहा था कि ये सही है। बट ये वाला स्टेटमेंट जो है, दिस इज कम्प्लीटली रॉन्ग टू फिक्स दिस। ठीक है, तो सब्सिडरी अलायंस अगर हमने स्टैंडर्ड बुक्स भी पढ़ी होती तो विल बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन। ठीक है, और देख लेते हैं। सब्सिडरी अलायंस ट्रिटी थी। ठीक है, इट वॉज अ ट्रिटी, और वेल्सले ने लॉन्च किया था 1798 में। आपको पेमेंट या सब्सिडी जो है, आप कंपनी वुड प्लेस अ गैरिसन ट्रूप, मतलब आपके एरिया में रख देगी। उसके बाद आपको जो है हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट, मतलब एग्रीमेंट साइन करके हम लोग जो है ब्रिटिश फोर्सेस को आप अपनी टेरिटरी में रखिए, उनको आप मेंटेनेंस के लिए पैसे दीजिए, और एंड मोमेंट पे ये भी चीज़ है टू काउंटर द जो भी नेपोलियन का एग्रेशन उस टाइम पे था, या फ्रेंच पावर अपने आप को एक्सपैंड कर रही थी, तो इस वजह से वेल्सले इस पॉलिसी के साथ आगे उठे थे। ठीक है, तो आई होप आपने ये क्वेश्चन भी सॉल्व किया होगा थ्रू एलिमिनेशन एंड टू बाय रेफरिंग दी स्टैंडर्ड बुक्स रादर देन कोई और बुक्स को रेफर करके। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बात करते हैं। व्हाट वाज वर द ऑब्जेक्ट्स और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्वींस प्रोक्लेमेशन, विक्टोरिया प्रोक्लेमेशन 1858। तो 57 का रिवोल्ट हो गया, और पता चल गया कि नहीं, अब इनको कुछ ना कुछ तो हमें कैरेट देनी पड़ेगी। कैरेट का मतलब होता है कैरेट, ये ब्रिटिशर्स की पॉलिसी थी, कैरेट एंड स्टिक। ठीक है, कैरेट एंड स्टिक। तो ब्रिटिशर्स ने ये पॉलिसी जो है, कैरेट थोड़ा बहुत देना पड़ेगा, गाजर देना पड़ेगा। ठीक है, टू द इंडियन पीपल इन द फॉर्म ऑफ क्वींस विक्टोरिया प्रोक्लेमेशन। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या ऑब्जेक्टिव थे, लेट्स टॉक अबाउट दिस। टू डिस्क्लेम एनी इंटेंशन टू एनेक्स इंडियन स्टेट्स। मैं आपको बता रहा हूँ, झांसी, अपनी लखनऊ, अपना कानपुर, ये सारे एरियाज क्यों इंडियन रिवोल्ट में पार्टिसिपेट कर रहे थे?
ये इसीलिए कर रहे थे क्योंकि ब्रिटिशर्स का पॉलिसी जो थी एक्सपेंशन की वो बहुत ही एग्रेसिव थी। तो उन्होंने धीरे धीरे जब डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के थ्रू, सब्सिडरी अलायंस के थ्रू ये पॉलिसीज़ को लॉन्च करके अपना टेरिटरी को एक्सपैंड करते करते उन्होंने ये रियलाइज़ किया कि अब दिस वाज द अल्टीमेट एक तरीके से ट्रिगर था जो रिवोल्ट एकदम से उठ गया। तो हम अब क्या करेंगे, हमने बहुत एक्सपेंशन कर लिया है, अब हम लोग इस प्रोक्लेमेशन के थ्रू ये इंश्योर कर देंगे कि अभी अभी हमारी कोई भी इंटरेस्ट नहीं है कि हम लोग इंडियन स्टेट्स को और कैप्चर करेंगे। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही आंसर है। उसके बाद टू प्लेस द इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द ब्रिटिश क्राउन, ये भी एक बिल्कुल सही स्टेटमेंट है क्योंकि पहले क्या था, 1857 से पहले कंपनी जो है, कंपनी वॉज रूलिंग, कंपनी के अपने डायरेक्टर्स थे। ठीक है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो रूल कर रही थी कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन को, इंडिया के एडमिनिस्ट्रेशन को। बट अभी 1858 के प्रोक्लेमेशन के थ्रू पूरा का पूरा इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन ब्रिटिश क्राउन के अंडर आ गया, मतलब विक्टोरिया, क्वीन विक्टोरिया के अंडर आ गया। ठीक है, और कंपनी को हटा दिया गया। ठीक है, उसके बाद टू रेगुलेट द ईस्ट इंडिया कंपनीज ट्रेड विद इंडिया, टू रेगुलेट द ईस्ट इंडिया कंपनीज ट्रेड विद इंडिया। अब देखिए ये जो स्टेटमेंट है ना रेगुलेट करने वाली कंपनी की, तो ये गलत स्टेटमेंट है। ये गलत स्टेटमेंट क्यों है मैं बता देता हूँ। क्योंकि ये जो रेगुलेट करने वाली बात थी ना कि कंपनी का जो ट्रेड है वो बेसिकली हमारी रेगुलेटिंग एक्ट से शुरू हो गया था। 1773 से पहला रेगुलेटिंग एक्ट आया, तो उसमें भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने की बात की गई और किया भी गया कि किस तरीके से आप हमें रिस्पॉन्सिबल होगे, आपका जितना फाइनेंसेस है वो हमें बताइए, ये सारी चीज़ें। फिर 1813 में बेसिकली कंपनी के ट्रेड को लिमिटेड कर दिया, बोला गया कि नहीं अब आप सोल रिस्पॉन्सिबल या मोनोपोली नहीं होगा इंडिया के ऊपर ट्रेड करने की, बाकी लोग भी ट्रेड कर सकते हैं, बाकी कंपनीज जो हैं ब्रिटिशर्स की वो भी ट्रेड कर सकती है इंडिया के अंदर। अंडरस्टूड। फिर 1833 में तो बेसिकली सारा का सारा ही जो ट्रेड सिस्टम था, ईस्ट इंडिया कंपनी का मोनोपोली था हर एरिया के अंदर, वो ले ली गई थी। तो इसमें बेसिकली 1858 के अंदर रेगुलेशन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी कुछ नहीं बोला गया था। इसमें सिंपल ये बोला गया था कि जितना भी एडमिनिस्ट्रेशन है जो कंपनी संभाल रही थी वो अब हम संभालेंगे, बात खत्म हो गया। ठीक है, तो थर्ड स्टेटमेंट तो कम्प्लीटली रॉन्ग हो गया। अगर थर्ड स्टेटमेंट जो है वो कम्प्लीटली रॉन्ग हो गया तो डी ऑप्शन कम्प्लीटली रॉन्ग हो गया। अब पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, अगर पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है तो ये आपका गलत हो गया। अब मुझे ये बताइए कि थर्ड स्टेटमेंट भी गलत हो गया, पहला स्टेटमेंट भी गलत, पहला बिल्कुल सही है, तो इसमें आंसर क्या होना चाहिए? इसमें आंसर ए होना चाहिए। आंसर ए इसीलिए होना चाहिए क्योंकि देखिए डी ऑप्शन गया, ठीक है, उसके बाद डी ऑप्शन गया और हमें पहला ऑप्शन तो चाहिए चाहिए, तो या तो ये बी भी गया, ए होगा या सी होगा। अब ए और सी में तीसरा तीसरा हमने यहीं पे गलत कर दिया कि तीसरा स्टेटमेंट तो बिल्कुल गलत है, तो ये भी गया। तो अल्टीमेटली ए ऑप्शन हमारे पास आ गया एलिमिनेशन के थ्रू भी, और ये सवाल भी बड़ा सिंपल तरीके से था, तो इसको हमने इस तरीके से सॉल्व कर लिया। थोड़ा सा और इसके बारे में पढ़ लेंगे, जैसे कि जो एक्ट था 1858 का, उसने कैसे क्वीन के नाम पे था, अबॉलिश द बीओसी एंड सीओडी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल को अबॉलिश कर दिया, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को अबॉलिश कर दिया। ये बेसिकली पिछले जो एक्ट थे उसमें इंट्रोड्यूस किया गया था कि किस तरीके से हम लोग रेगुलेट करेंगे कंपनी के अफेयर्स को थ्रू अपॉइंटिंग बोर्ड ऑफ कंट्रोल, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। क्वीन का डायरेक्ट बोला जाए कि क्वीन का डायरेक्टली कंट्रोल कैसे शुरू हुआ, उन्होंने बेसिकली एसओएस को क्रिएट कर दिया, एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है उसकी पोजीशन को क्रिएट कर दिया जो कि असिस्ट होंगे काउंसिल ऑफ इंडिया से। एक काउंसिल ऑफ इंडिया बनाई गई एसओएस को सपोर्ट करने के लिए, जिसमें लगभग 15 मेंबर्स होंगे। ठीक है, उसके बाद डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को ख़त्म कर दिया गया, कैंसिल कर दिया, वही कि उन्होंने बोल दिया कि नहीं अब हम लोग कोई एनेक्सेशन नहीं करेंगे, कोई पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन नहीं चलने वाली यहाँ पे। उसके बाद द ऑफिस ऑफ गवर्नर जनरल वॉज चेंज्ड टू दैट ऑफ वॉइसरॉय ऑफ इंडिया। ठीक है, अब गवर्नर जनरल की जगह पोजीशन जो आ जाएगी दैट इज वॉइसरॉय ऑफ इंडिया। अंडरस्टूड। तो इस तरीके से हमने ये एक्ट को पढ़ लिया है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेरिटरीज वॉज नॉट इफेक्टेड बाय रिवोल्ट ऑफ 1857। बड़ा सिंपल सा बात है, 1857 का जो रिवोल्ट था वो दो जगह में काफ़ी हुआ था, दो एरियाज में। एक तो नॉर्थ इंडियन रीजन थे, नॉर्थ इंडिया में ये स्प्रेड हुआ था,
और ज़्यादा से ज़्यादा ये सेंट्रल इंडिया के कुछ पार्ट्स थे, वहाँ पे ये स्प्रेड हुआ था। ठीक है, ओके। अब ये जो क्वेश्चन है ये भी PYQs कहीं ना कहीं आया हुआ है सिविल सर्विसेज में या किसी और एग्जाम में। तो देखिए, झांसी वॉज वी अंडरस्टूड कि झांसी जो की रानी, बेसिकली इट वाज अ एपिक सेंटर, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। लखनऊ में हमने देख लिया बेगम हजरत महल। जगदीशपुर में कौन थे, हमारे कन्वर सिंह थे। ठीक है, तो चित्तौड़ जो है, चित्तौड़ ये बेसिकली इज द राइट आंसर, बिकॉज ये राजस्थान मतलब वेस्टर्न इंडिया में, इट वॉज अ पार्ट ऑफ वेस्टर्न इंडिया, राजस्थान वाला एरिया। तो यहाँ पे एज सच बिल्कुल भी रिवोल्ट नहीं हुआ था। और दूसरी बात यह है कि रिवोल्ट उसी एरियाज में हुआ था जहाँ पे एनेक्सेशन की गई थी अंग्रेज़ों के द्वारा। जो लोग इफेक्टेड थे रिवोल्ट से, ब्रिटिशर्स की पॉलिसी से, वहीं पे रिवोल्ट चालू हुआ था। ठीक है, तो चित्तौड़ इज़ द राइट आंसर। कौन कौन से एरियाज हैं जहाँ पे रिवोल्ट हुआ था स्पेसिफिकली, वो देख लेंगे हम लोग, क्योंकि ये सवाल जो है सिविल सर्विसेज में भी पूछा गया था, और हमारा सीडीएस जो एग्ज़ाम है वहाँ पर भी ये एग्जाम क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत स्पेसिफिकली पूछा गया था। तो दिस रिवोल्ट वाज लार्जली इन द अपर गेंजेटिक प्लेन एंड सेंट्रल इंडिया। ठीक है, उसके बाद मेजर हॉस्टिलिटीज़ वाले एरियाज जो थे उत्तर प्रदेश थे। ठीक है, लखनऊ वगैरह एरिया थे, उत्तराखंड वगैरह एरिया हो गया, नॉर्थ मध्य प्रदेश, दिल्ली गुड़गांव वाले एरियाज में ये रिवोल्ट जो है स्प्रेड हुआ था। सो इट वॉजेंट अ ऑल इंडिया रिवोल्ट, इट वॉजेंट अ वेस्टर्न सेंट्रिक रिवोल्ट। यहीं पे ज़्यादा से ज़्यादा ये रिवोल्ट हुए थे। उसके बाद नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द सोशल रीजन कौन सा था ऑफ फॉर 1857 रिवोल्ट। तो देख लेते हैं सोशल रीजन कौन से थे। बहुत सारे रीजंस थे 1857 रिवोल्ट के, एडमिनिस्ट्रेटिव, पॉलिटिकल रीजंस, मिलिट्री रीजंस, कल्चरल रीजंस, सोशल रीजंस। ठीक है, तो इंग्लिश कुड नॉट स्टैब्लिश, अंग्रेज जो थे वो स्टैब्लिश नहीं कर पाए कोई भी सोशल रिलेशनशिप विद द इंडियंस। ओके, तो नहीं स्टैब्लिश कर पाए। ये तो कहीं ना कहीं स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। क्यों स्टेटमेंट सही है? क्योंकि बड़ी सिंपल सी बात है, अंग्रेज़ जब इंडिया में आया तो उसको बहुत सिंपल सा एक थॉट पता था कि हम लोग माइनॉरिटीज़ में हैं, हम लोग मेजॉरिटीज़ के साथ डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं कर सकते या रिलेशनशिप नहीं रख सकते। अंडरस्टूड। और वो खासकर तब जब मेजॉरिटी अनपढ़ है, इलिटरेट है, यू नो, कहीं ना कहीं उसको वो बहुत सारे जिसे कहते हैं ना कि जिनका कोई साइंटिफिक बेस नहीं होता, उसमें घिरी हुई है। ठीक है, तो ऐसे के साथ अगर हम लोग डायरेक्टली मिलना शुरू हो जाएंगे तो हमारा जो है कहीं ना कहीं हम रिवोल्ट का सामना करना पड़ेगा। तो इसीलिए ब्रिटिशर्स ने टिल 1857 तो ये इंश्योर किया कि हम लोग कोई भी एक तरीके से डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं करेंगे मेजॉरिटी ऑफ जनता के साथ। ठीक है, इसीलिए ब्रिटिशर्स ने, देखिए बहुत सिंपल सी चीज़ है, परमानेंट जब सेटलमेंट लेकर आए थे, परमानेंट सेटलमेंट जब इनिशियली लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट लेकर आए थे, तो उस टाइम पर भी ब्रिटिशर्स ने एजेंट अपॉइंट किए थे ज़मींदारों को। दे दे समवेयर रिस्ट्रिक्टेड देमसेल्फ कि हम लोग डायरेक्टली कांटेक्ट में आ जाएं लोगों के। ठीक है, तो कुछ भी हो सकता है। तो इसीलिए सोशल रिलेशनशिप की अगर बात करें तो इंडियंस ने कुछ नहीं स्टैब्लिश किया था। दैट्स वेरी ट्रू। द रेशियल एरोगेंस ऑफ द ब्रिटिश क्रिएटेड डिफरेंस बिटवीन द रूलर्स एंड द रूल्ड। बिल्कुल सही चीज़ है। आप देखिए, आप मिलिट्री का आप रीज़न देख लीजिए। मिलिट्री में क्या था कि किसी भी फौजी को जो इंडियन होता था उसको सूबेदार से ज़्यादा बनने ही नहीं दिया जाता था। फिर आप सोशल लेवल पे देखेंगे तो यू विल फाइंड कि एक वाइट कॉलोनीज होती थी, वाइट कॉलोनीज होती थी और एक ब्लैक कॉलोनीज होती थी। ठीक है, वाइट कॉलोनीज और एक ब्लैक कॉलोनीज होती थी। तो ब्लैक कॉलोनीज में इंडियंस रहते थे, वाइट में ब्रिटिशर्स रहते थे। इनफैक्ट एक चीज़ और भी है, जब डेंगू, प्लेग, ये सारी बीमारियां फैलना शुरू हो गई इंडिया के अंदर, तो उस टाइम पे अंग्रेज़ों ने तो ये तक कर दिया था, इस बेसिस पे सेग्रीगेशन कर दिया टाउन का, कि जो वाइट वाला है वो एक हाइजीनिक टाउन है और ये जो ब्लैक वाला है वो अनहाइजीनिक टाउन है। तो ये एक तरीके से बहुत ही ज़्यादा धक्का देने वाली चीज़ या डेफिनेशन थी इस तरीके की। तो बट हमारे जो इंडियन लीडर्स थे उन्होंने कहीं ना कहीं काउंसिल में डिबेट किया, डिस्कशन किया, एंड अल्टीमेटली ये जो डिसीजन ऑफ डिवाइडिंग ऑन द बेसिस ऑफ दिस कि ये हाइजीनिक है, अनहाइजीनिक है, तो वो डिसीजन वापस ले लिया गया था। ठीक है, सो एरोगेंस, रेशियल एरोगेंस तो बिल्कुल सही है। कंपनी ट्रेड पॉलिसी डिस्ट्रॉयड इंडियन हैंडीक्राफ्ट, बिल्कुल किया था। इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स को तो ट्रेड पॉलिसी की वजह से ख़त्म ही हो चुके थे वो, तभी वो एग्रीकल्चर में घुस गए क्योंकि उनका अपना बिजनेस ख़त्म हो गया था। ठीक है,
बट ये जो स्टेटमेंट है विच इज़ डी स्टेटमेंट, ये एक इकोनॉमिक रीज़न था, इकोनॉमिक रीज़न था ब्रिटिशर्स का, इकोनॉमिक रीज़न था इंडियन का, कि इस तरीके से हम लोग रिवोल्ट शुरू कर रहे हैं। तो इकोनॉमिक कारण था, क्योंकि देखिए एक ये इकोनॉमिक कारण है, ठीक है। तो इसमें आंसर आएगा ए एंड बी, ए एंड बी इसीलिए क्योंकि सोशल रिलेशनशिप नहीं बना पाए। दूसरी बात, रेशियल एरोगेंस होता था, टाउन प्लानिंग में भी देख सकते हैं, हर जगह रेशियल एरोगेंस तो उनका होता था। तो ए एंड बी आर द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ओके, अब देखिए ये क्वेश्चन आ चुका है, ये भी एक कहीं ना कहीं अपने पेपर में ही आया हुआ है ये क्वेश्चन। द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो है 1857-59 का, ये किस ऑथर ने ये किताब लिखी हुई है? कार्ल मार्क्स हो गए, सैयद अहमद खान हो गए, मजूमदार हो गए, या एस एन सीन हो गए। अब मैं आपको एक चीज़ बताऊं, ये ज़्यादातर जो क्वेश्चन लोग सोचेंगे कि ये किसने बुक लिखी होगी, तो हर बंदा ये थॉट लगा के चल रहा होगा कि ये या तो वी डी सावरकर ने लिखी होगी, ठीक है, वी डी सावरकर ने लिखी होगी, क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं 1857 के रिवोल्ट को बोला था द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस। तो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस उन्होंने बोला था, ठीक है। सेन ने भी बोला था, मजूमदार ने भी उस टाइम पे 1857 के बारे में बोला था। बट ये जो किताब है द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, दैट वाज रिटन बाय दी कार्ल मार्क्स, ठीक है, ये किताब कार्ल मार्क्स ने लिखी थी। ये जो वी डी सावरकर है, इन्होंने बेसिकली 1857 को बोला था द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस, बट ये किताब जो है ये कार्ल मार्क्स ने लिखी थी। तो ये थोड़ा सा आपने याद रखना है फैक्चुअल क्वेश्चंस के ऊपर। और ऊपर से ईपीएफओ में व्हाट आई हैव सीन द पेपर, ईपीएफओ में जो क्वेश्चंस हैं वो बुक्स के ऊपर काफ़ी आ रहे हैं, बुक्स के ऊपर अच्छे खासे क्वेश्चंस थे। तो ये भी वी कवर दिस पार्ट ऑल्सो कि कौन कौन सी बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जो हमने पढ़नी है क्वेश्चंस के अंदर, ठीक है। सर यूज रॉस जो है डिस्क्राइब द बेस्ट एंड द ब्रेवेस्ट मिलिट्री लीडर ऑफ द रिबेल, ये इसका आंसर क्या है? रानी लक्ष्मीबाई। कोई भी इसमें डाउट नहीं होना चाहिए कि रानी लक्ष्मीबाई जो है, इन्होंने बेसिकली एंड मोमेंट तक, और ब्रिटिशर्स भी हैरान रह गए कि यार किस तरीके से ये लेडी जो है अपने आप को प्रूफ कर रही है और दिखा रही है अपना मेटल। तो ये ब्रिटिशर्स ने भी बेसिकली इसको तारीफ़ की। और एक चीज़ और मैं बता देता हूँ कि एक आपने सुनी होगी, और ये थीम्स के अंदर भी बहुत इंपॉर्टेंट एक फैक्चुअल क्वेश्चन है कि सुभद्रा कुमारी चौहान, सुभद्रा कुमारी जो चौहान है, कुमारी चौहान, सुभद्रा कुमारी चौहान, कुमारी चौहान, इन्होंने एक पोयम लिखी थी जिसका नाम था बेसिकली खूब लड़ी मर्दानी, वो तो खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। तो ये बेसिकली हमने सभी ने ही पढ़ा होगा कहीं ना कहीं। तो ये किसने लिखी थी? सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखी थी। तो आप इसको याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। अब देखिए, हु सेट अप द भारत श्री महामंडला विच फर्स्ट मेट इन दी अलाहाबाद 1910 में। तो भारत श्री महामंडला जो है वो किसने सेटअप किया था अब 1910 में? अगर ईपीएफओ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखा होगा तो दिस वाज द रियल क्वेश्चन, ये वहीं से मैंने लिया हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये जो सेटअप था ये किसने किया था 1910 में? 1910 में अगर एनी बेसेंट की बात करें तो नहीं, शी वॉजेंट एक्टिव दैट मच, एनी बेसेंट, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इज ताराबाई शिंदे। ताराबाई शिंदे बेसिकली शी वॉज अ रिफॉर्मर, वुमेन्स के लिए इनको बहुत काम किया था। लेकिन भारत श्री महामंडला की बात करें तो सरला देवी चौधरानी जो है, शी वॉज द वन जिन्होंने डिसाइड, जो बेसिकली उन्होंने स्वदेशी मूवमेंट में भी पार्टिसिपेट किया था अच्छा खासा, स्वदेशी मूवमेंट में वो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही थी। और साथ ही साथ उनके बारे में एक बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि शी वॉज दी सिस्टर, या हम लोग ये कह सकते हैं सिस्टर नहीं थी बट शी वॉज नीज, नीज ऑफ हमारे जो कवि गुरु हैं। कवि गुरु कौन है? हमारे रविंद्रनाथ टैगोर। तो कवि गुरु भी इनको बोला जाता है, कवि गुरु। तो शी वॉज द नीज ऑफ कवि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर। और इस लेडी ने बेसिकली भारत श्री महामंडला की शुरुआत की थी लाहौर के अंदर। कहाँ पे की थी? लाहौर के अंदर इन्होंने ये शुरुआत की थी। और इसके अलावा जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है दैट इट वाज द फर्स्ट
ऑल इंडिया वुमेन ऑर्गेनाइजेशन। कौन सी? ये वाली ऑर्गेनाइजेशन जो थी, पहली ऑल इंडिया वुमेन ऑर्गेनाइजेशन थी, 1910 में लाहौर में सेटअप की गई थी। शी पार्टिसिपेटेड एक्टिवली स्वदेशी मूवमेंट एंड दिस वाज द टाइम पीरियड व्हेन बेसिकली इनका रिवोल्ट में या रेवोल्यूशन जो जो भी नेशनलिस्ट एक्टिविटी है उसमें पार्टिसिपेट होना शुरू हो चुका था। ठीक है, और ये आपको जो बुक है या फिर ये जो पूरी डिटेल्स हैं यू विल बी फाइंडिंग इन 10th क्लास की एनसीईआरटी। तो 10th क्लास की एनसीईआरटी में आपको अच्छे से नाउ द क्वेश्चन इज कि यस, सो क्वेश्चन क्या है, विल बी टॉकिंग अबाउट दिस क्वेश्चन। इसमें क्या पूछा गया है कि कौन सा जो है फेमस वर्क है, नहीं है, विच वन इज नॉट द फेमस वर्क ऑफ बेगम रोकेया हुसैन। ठीक है, अब इसमें क्या है, सुल्ताना ड्रीम, सुल्ताना ड्रीम के बारे में यही था कि इस नोवेल ने बताया हुआ है कि किस तरीके से अगर वुमेन ने आदमियों की जगह ले ली तो कैसे उल्टा पुल्टा एक सिस्टम हो जाएगा। ठीक है, अर्धांगिनी इज ऑल्सो अ वेरी फेमस work of Begum Rokeya Hussain and last is basically Greha। सो मदर इंडिया जो है वो नहीं है, मदर इंडिया बेसिकली किसका वर्क था ये आप याद रखेंगे, मायो का वर्क था, कैथरीन मायो। कैथरीन मायो जो है उनका वर्क था ये, कैथरीन मायो। ठीक है, तो ये बेसिकली उनका काम था, तो मदर इंडिया उनका नोवेल हो गया, तो यहाँ से हमें सिंपल आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया। सो ये भी आपका क्वेश्चन था जो कि हमारा ईपीएफओ में आया हुआ था। ठीक है, और इस क्वेश्चन को भी हम लोग एनसीईआरटी से ही, 10th की एनसीईआरटी से ही सॉल्व कर सकते थे। अब दिस इज ऑल फॉर टुडेज लेक्चर, और वी हैव यूपीएससी सीएपीएफ एसी मॉक टेस्ट है हमारा, आप फ्री देख सकते हैं, उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। बेसिकली उसमें मॉडर्न हिस्ट्री के ही क्वेश्चंस थे, इसीलिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा सजेस्ट कर दिया आपको कि यू कैन अटेम्प्ट दोज क्वेश्चंस, मॉडर्न हिस्ट्री के ही सवाल हैं। और यहाँ पर भी आपकी तैयारी हो रही है, वहाँ पर भी सेम चीज़ पे, पैटर्न पे तैयारी हो रही है। और इसमें मैथ्स, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, रेशो, कैलेंडर और स्लॉजिज्म और करंट अफेयर, तो ये सारे जो टॉपिक्स हैं ये हम लोग उस टेस्ट के अंदर इंक्लूड कर रहे हैं। ठीक है, सो दिस इज ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। इफ यू थिंक देर इज सम सजेशन, सो दैट इज मोस्ट अप्रिशिएटेड। इफ यू वांट आई कैन elaborate अ सिंगल क्वेश्चन, थोड़ा सा और अच्छे से इलेबोरेट कर सकता हूँ ताकि आपको पूरा कॉन्सेप्ट ही क्लियर हो जाए उस क्वेश्चन के थ्रू। या फिर इफ़ यू वांट मोर क्वेश्चंस और थोड़ा शॉर्ट एक्सप्लेनेशन हो, तो दैट इज़ ऑल्सो मोस्ट वेलकम। बट आई वॉन्ट कि आप कमेंट सेक्शन में थोड़ा सा मुझे सजेस्ट कर दें दैट यू वांट मोर एलैबोरेशन ऑन दोज पर्टिकुलर क्वेश्चंस, और कम एलैबोरेशन एंड मोर क्वेश्चंस यू वांट। ठीक है, और ये जो क्वेश्चंस हैं इनका सिर्फ दो काम है, एक तो आपको कंटेंट मिल रहा है, यू आर गेटिंग दोज इम्पॉर्टेंट जो लैंग्वेज होती है यूपीएससी की स्टेटमेंट्स के अंदर, उसके बारे में आइडिया हो रहा है, आपको नॉलेज हो रही है, और साथ ही साथ यू आर गेटिंग टू नो कि किस तरीके से हम एलिमिनेशन टेक्निक लगा सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज लेक्चर, आई होप यू लाइक दिस लेक्चर। और अब कोई भी आपका कोई सजेशन होगा दैट इज़ मोस्ट वेलकम, एंड नेक्स्ट टाइम हम लोग दोबारा से एक और सेट लेकर आएंगे जिसके अंदर विल बी टॉकिंग अबाउट मोर फ्रीडम स्ट्रगल के क्वेश्चंस। अंडरस्टूड? सो थैंक्स अ लॉट, जय हिंद।